जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम वर्णमाला का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। देखेंगे वर्णमाला की क्या परिभाषा है, क्या इसके भेद हैं, कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसे पढ़ेंगे और हम जानेंगे। सबसे पहले इसे जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। आगे देखेंगे अब हम वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार हैं तो वर्ण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के 2 प्रकार हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। आगे देखेंगे अब हम सबसे पहले हम स्वर का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। स्वर की क्या परिभाषा है इसे जानेंगे। स्वर के क्या भेद हैं, कैसे यहाँ से प्रश्न आते हैं, इसे पढ़ेंगे और हम जानेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो कुल स्वरों की संख्या 13 है। यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है, कुल स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। अगर 13 न देकर 11 ही दे दिया जाए तो आप 11 ही टिक कर देंगे, क्योंकि यहाँ से कन्फ्यूजन वाले प्रश्न बनते हैं। कोई आयोग 13 मान लेता है तो कोई आयोग 11 ही मान लेता है। तो इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। कौन कौन से हैं कुल स्वरे? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ह। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है तो 13 हो जाती है। आगे देखेंगे अब हम परंपरागत या मूलतः या सामान्यतः के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। अगर परंपरागत दे दे, मूलतः दे दे या सामान्यतः के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 13 है। कौन कौन से हैं स्वरे? अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ह। इस प्रकार परंपरागत या मूलतः या सामान्यतः के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 13 हो जाती है। आगे देखेंगे अब हम उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। यहाँ से प्रश्न बनता है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 है। आगे देखेंगे कौन कौन से हैं ये स्वर। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। कौन कौन से हैं स्वर एक बार और देखेंगे। अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है तो 10 हो जाती है। आगे देखेंगे अब हम मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं तो 3 प्रकार हैं। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक स्वर। दूसरा है दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर। तीसरा है प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं तो 3 प्रकार हैं। हमने इसे पढ़ा है। अब देखेंगे इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। ह्रस्व या लघु या एक मात्रिक स्वर। ह्रस्व स्वर को ही लघु स्वर भी कहा जाता है, ह्रस्व स्वर को ही एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो अ, छोटी ई, छोटा उरी इसके अंतर्गत आते हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? अ, छोटी ई, छोटा उरी इसके अंतर्गत आते हैं। दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ इसके अंतर्गत आते हैं। दीर्घ या गुरु या द्विमात्रिक स्वर इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं तो आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ इसके अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार है हमारा प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर। इसके अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा तो इसके अंतर्गत ओम का उच्चारण केवल होता है। इसके अंतर्गत केवल ओम का उच्चारण होता है। जैसे द्विमात्रिक से ज़्यादा समय लगता है, दीर्घ से ज़्यादा समय जहाँ लगता है वहाँ प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर हो जाता है। विशेष रूप से इसका चिन्ह ही पूछ लिया जाता है। प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर का चिन्ह क्या है तो 3 बनाकर नीचे पाई खींच देते हैं। इसका उच्चारण कैसे होता है तो जैसे ओम, अगर इसमें दुगना समय लग रहा है, दुगना से ज़्यादा इसमें समय लगता है, दीर्घ से ज़्यादा इसमें समय लगता है तो इसे प्लुत या त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। आगे देखेंगे अब हम
उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा मूल स्वर, दूसरा है संधि स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 2 प्रकार हैं। पहला हमारा मूल स्वर, दूसरा है हमारा संधि स्वर। मूल स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो अ छोटी ई छोटा उ, अ छोटी ई छोटा ऊ और री इसके अंतर्गत आते हैं मूल स्वर के अंतर्गत। संधि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ इसके अंतर्गत आते हैं। संधि स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ, यानी कि इसके अंतर्गत ये स्वर आते हैं जिनका निर्माण 2 स्वरों के मेल से हुआ है। आगे देखेंगे अब हम। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 3 प्रकार हैं। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। पहला है हमारा अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। सबसे पहले जानेंगे कि अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। छोटी ई बड़ी ई, ए ऐ अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। अग्र स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो छोटी ई बड़ी ई, ए ऐ अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। मध्य स्वर के अंतर्गत केवल अ का उच्चारण होता है। मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आएगा? तो केवल अ का उच्चारण होता है। पश्च स्वर के अंतर्गत किसका उच्चारण होता है? तो आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ इसका उच्चारण पश्च स्वर के अंतर्गत होता है। पश्च स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो आ छोटा ऊ बड़ा ऊ, ओ औ इसका उच्चारण पश्च स्वर के अंतर्गत होता है। आगे देखेंगे अब हम। मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं। मुख खुलने के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? पहला हमारा समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें हम समृद्ध स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो छोटी ई बड़ी ई, ए ऐ इसके अंतर्गत आते हैं। समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन से स्वर आते हैं? तो छोटी ई बड़ी ई, ए ऐ इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अब हम। अगला प्रकार है हमारा अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध स्वरों की अपेक्षा आधा मुख खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। अर्ध समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में समृद्ध स्वरों की अपेक्षा आधा मुख खुलता है उन्हें अर्ध समृद्ध स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ए ओ इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रकार है हमारा विभ्रित स्वर। विभ्रित स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें हम विभ्रित स्वर कहते हैं। विभ्रित स्वर किसे कहते हैं? तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उन्हें हम विभ्रित स्वर कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन सा स्वर आता है? तो केवल आ का उच्चारण इसके अंतर्गत होता है। आगे देखेंगे अब हम। इसे हटा देंगे, ये नहीं आ रहेगा। विभ्रित स्वर का उच्चारण, विभ्रित स्वर में कौन किसका उच्चारण होता है? तो विभ्रित स्वर में केवल आ का उच्चारण ही होता है। आगे देखेंगे अब हम। अगला प्रकार है हमारा लास्ट प्रकार, चौथा प्रकार है अर्धविभ्रित स्वर। अर्धविभ्रित स्वर की क्या परिभाषा है? विपरीत की तुलना में थोड़ा मुख खुलता है। इसमें मुख खुलता है लेकिन कैसे खुलता है? विपरीत की तुलना में थोड़ा मुख खुलता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ऐ औ इसके अंतर्गत आते हैं। अर्धविभ्रित स्वर के अंतर्गत कौन सा स्वर आता है? तो केवल ऐ औ का उच्चारण इसके अंतर्गत होता है। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? तो डायरेक्ट यहाँ से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं जैसे ए ओ, अगर ए ओ दे दिया जाए, यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए एक ऐसा स्वर है, समृद्ध है, अर्ध समृद्ध है, विपरीत है, अर्ध विपरीत है, तो आप किस पे टिक करेंगे? ये अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अब हम। यहाँ हमने स्वर का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। अब यहाँ से हम व्यंजन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखेंगे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की क्या परिभाषा है, इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। तो व्यंजन की क्या परिभाषा है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। आइए पढ़ते हैं व्यंजन के विषय में कौन कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन।
सबसे पहले स्पर्श व्यंजन को हम पढ़ेंगे। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चार स्पर्श से होता है या जीभ के टकराने से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चार स्पर्श से होता है या जीभ के टकराने से होता है उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 है। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, पूछ लेता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 25 है। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। इनको कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। आगे देखेंगे अब हम कौन कौन से हैं ये वर्ड। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो क ख ग घ अंग क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। च वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे? तो च छ ज झ य आएगा। ट वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे? तो ट ठ ड ढ ढ़ इसके अंतर्गत आएगा। त वर्ग के अंतर्गत कौन से वर्ड आएंगे? तो त थ द ध न इसके अंतर्गत आएगा। प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आएंगे? तो प फ ब भ म इसके अंतर्गत आएंगे। आगे देखेंगे अब हम। उस व्यंजन किसे कहते हैं? उस व्यंजन कौन कौन से? यहाँ से प्रश्न बनता है। उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं उस व्यंजन? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। इस प्रकार तीनों स और ह मिलाकर कितना हो जाता है? तो 4 हो जाता है। उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न बन जाता है कि उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं अंतस्थ व्यंजन? य व र ल ये अंतस्थ व्यंजन है। यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट ही बनते हैं कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। य व र ल में से कोई दे देगा और यहाँ से प्रश्न बन जाएगा। या स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 ही है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? छ त्र ज्ञ स्र, छ त्र ज्ञ स्र। इस प्रकार संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। छ का निर्माण कैसे हुआ है? छ कैसे बना है? तो आधा क प्लस मूर्धन्य छ मिलकर छ का निर्माण हुआ है। छ का निर्माण कैसे हुआ है? ये यहाँ से प्रश्न बनता है। आधा क प्लस मूर्धन्य छ मिलकर छ का निर्माण हुआ है। त्र का कैसे बना है? त्र का निर्माण कैसे हुआ है? आधा त प्लस र मिलकर त्र का निर्माण हुआ है। ज्ञ का निर्माण कैसे हुआ है? आधा ज प्लस इ मिलकर ज्ञ का निर्माण हुआ है। स्र का निर्माण कैसे हुआ है? तो आधा तालव्य स, ये तालव्य स है। आधा तालव्य स प्लस र मिलकर स्र का निर्माण हुआ है। आगे देखेंगे अब हम। लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो र को लुंठित व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो ल को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो ह को काकल्य व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ड और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न बन जाता है। अगर ये प्रश्न बन जाए कि लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं? तो र को कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? तो ल को कहते हैं। काकल्य व्यंजन किसे कहते हैं? तो ह को कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ड ढ को कहते हैं। यहाँ से डायरेक्ट ही प्रश्न बनते हैं। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने वर्गों में हुआ है? तो 2 वर्गों में हुआ है। पहला है सघोष या घोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन। घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 रूपों में हुआ है। पहला है सघोष या घोष व्यंजन, दूसरा है अघोष व्यंजन। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम सघोष या घोष व्यंजन को पढ़ेंगे। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? जब स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न हो। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब स्वर तंत्रिका में कंपन उत्पन्न हो वहाँ सघोष व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग तथा सभी स्वर, द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ह ज इसके अंतर्गत आते हैं। सघोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा सभी स्वर, द्विगुण व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन ह ज इसके अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन का कौन कौन सा वर्ण इसके अंतर्गत आएगा। तो क वर्ग का ग घ अंग,
च बरका ज झ य, ट बरका ड ढ ड, त बरका द ध न, प बरका ब भ म इसके अंतर्गत आएंगे। यानी कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड इसके अंतर्गत आ रहे हैं। अगला प्रकार है हमारा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन की क्या पहचान है, किसे कहते हैं? जब स्वर तंत्रिका में कंपन न उत्पन्न हो। अघोष व्यंजन किसे कहते हैं? तो जब स्वर तंत्रिका में कंपन न उत्पन्न हो वह अघोष व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और फ का इसके अंतर्गत ये यहाँ से उच्चरित होते हैं, ये इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ड आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा तथा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और फ इसके अंतर्गत आते हैं अघोष व्यंजन के अंतर्गत। आइए देखते हैं अब क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ट वर्ग का ट ठ, त वर्ग का त थ, प वर्ग का प फ इसके अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे अब हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। तो कितने रूपों में हुआ है? 2 भागों में हुआ है। प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ है। पहला है अल्पप्राण, दूसरा है महाप्राण। सबसे पहले हम अल्पप्राण को पढ़ेंगे। अल्पप्राण की क्या परिभाषा है, कैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख तथा नाक से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख तथा नाक से कम वायु बाहर निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ड यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ड इसके अंतर्गत आएंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का विषम वर्ड यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन और सभी स्वर ड इसके अंतर्गत आते हैं। और देखेंगे स्पर्श व्यंजन यानी कि क वर्ग का कौन कौन सा व्यंजन आएगा, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का, प वर्ग का कौन कौन से व्यंजन आएगा इसके अंतर्गत। क वर्ग का क ग अंग, च वर्ग का च ज ञ, ट वर्ग का ट ड ढ, ट वर्ग का कौन कौन से आएगा व्यंजन, ट ड ढ इसके अंतर्गत आएंगे। त वर्ग का त द न, प वर्ग का प ब म इसके अंतर्गत आएंगे। अब अगला कुल मिलाकर इनकी संख्या कितनी हो जाती है? कुल मिलाकर इस प्रकार इनकी संख्या 31 हो जाती है। आगे देखेंगे अब हम यहाँ से महाप्राण व्यंजन पढ़ेंगे। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं, क्या इसकी पहचान है, इसे जानेंगे और इसे पढ़ेंगे और जानेंगे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख एवं नाक से समान वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। महाप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर मुख एवं नाक से समान वायु बाहर निकले उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से व्यंजन इसके अंतर्गत आएंगे? प्रत्येक वर्ग का समवर्ग यानी कि दूसरा, चौथा और उस व्यंजन ढ इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो प्रत्येक वर्ग का समवर्ग यानी कि दूसरा, चौथा और उस व्यंजन ढ इसके अंतर्गत आते हैं। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन के कौन कौन से वर्ड आएंगे इसके अंतर्गत। क वर्ग का ख घ, च वर्ग का छ झ, ट वर्ग का ठ ढ, त वर्ग का थ ध, प वर्ग का फ भ इसके अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या कितनी हो जाती है? इनकी संख्या 15 हो जाती है। यहाँ हमने वर्णमाला का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और हमने पढ़ा है इसे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।